हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पीवाईक्यूज स्पेशली फॉर बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए। तो ये जो चैप्टर है ना, साइंस का एक कोर टॉपिक है जहां से हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। और आज हम टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो 13 क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली इसमें से कुछ तो पीवाईक्यूज हैं प्लस कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हर साल आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। उन्हीं टॉपिक पे फ्रेम करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं आप कितने मार्क्स जो है स्कोर कर पाते हैं आउट ऑफ 13। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, मीथेन है, इथेन है, इथीन है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक है, देखो दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसको सैचुरेटेड कर लो। ठीक है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसके टाइप्स हैं एल्केन। जो एल्केन है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं। उसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। ठीक है, अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है इसका मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं एल्केन की बात करूं तो जो एल्केन होते हैं ना ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मीथेन हो गया, तो मीथेन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है लाइक दिस, ऐसे। ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। वहीं अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है लाइक इसमें ना मिथीन टाइप का कोई जो वर्ड है एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट जो इसका कंपाउंड है उसको आप मिथीन नहीं कहोगे, फर्स्ट होगा इथीन। क्योंकि इथीन क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसके लिए दो कार्बन का होना जरूरी है। इथीन का जो डायग्राम जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, दो कार्बन C2 और H4। H कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, उसके अलावा एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन जो है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे एल्काइन ग्रुप है। ठीक है, और इसके अलावा इस तरह से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, अब देखो ये जो नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मीथेन का मतलब है मिथेन। मिथ का मतलब है एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दो। इथेन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है, इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम दो है, प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो मिथ इथ प्रॉप का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये जो एन शब्द एंड में जुड़ा हुआ है, एन मतलब एल्केन ग्रुप। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब किसके एग्जाम्पल है, एल्केन की, और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में इसी तरह से इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह से नाम आ जाएंगे, और इथीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन ग्रुप में एक्चुअली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये जो कार्बन है ना, इसकी जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब इसको अपने 4 हाथ कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, 4 हाथ कंप्लीट करने होते हैं, मतलब इसको कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी होती है। जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे 2 and 4। इट मींस उसके अंदर वाले जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, प्लस जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस तरह से।
बट हमें पता है कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट का मतलब अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो हम कहेंगे ये जो एलिमेंट है ये कैसा है, स्टेबल है। बट उसके पास 8 से कम है तो हम कहेंगे ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन जो है ना आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी और के साथ। मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड जो आउटर शेल है 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो इसके चारों हाथों में इस तरह से कार्बन के चारों साइड में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन इस तरह से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्या करता है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन ने अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अगर सोडियम से, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको कहते हैं गिव एंड टेक, मतलब ये दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहे हैं। इस तरह के बॉन्ड होते हैं आयोनिक बॉन्ड। बट कार्बन के केस में क्या है, कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि देखो ये जो कार्बन है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, ठीक है, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर पाए। ठीक है, तो ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, उसके अलावा किसी से इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है 6, इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है मान लीजिए 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। ठीक है, 6 इसके ऊपर चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 ले लिए किसी से तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब संभाल नहीं पाता, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी नहीं सकता, तो ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दैट्स वाई ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा आपको। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने बताया, क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको याद रखना है कि कार्बन जो है आयोनिक बॉन्डिंग नहीं बनाता, जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके बारे में आपको पता चल गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। एल्केन जो है अनसैचुरेटेड है, और सॉरी एल्केन जो है सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड कौन कौन से हैं, एल्कीन और एल्काइन। उसके अलावा इनका जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो अगर मैं एल्केन की बात करूं, एल्केन की बात करूं या एल्कीन जो कि डबल बॉन्ड है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2 और n इज नंबर ऑफ कार्बन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब इस केस में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम मान लीजिए इसके पास 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2 4 एंड 4 + 2 6। हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। जहां पे 2 कार्बन है उसका नाम हो जाएगा इथेन। वहीं अगर मैं एल्कीन की बात करूं, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अब यहाँ भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2 4, C2H4। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा C2H4। तो हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, क्योंकि कार्बन हमेशा अपनी
टेट्रावेलेंसी जो है मतलब अपनी जो कोवेलेंट बॉन्ड है चारों, इसके चारों हाथ, ये अपने चारों हाथों पे ना हाइड्रोजन पकड़ के रखेगा, ठीक है। चारों हाथ तो इसके फुल होने चाहिए, मींस इसके चारों हाथ खाली नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो कार्बन के 4 हाथ, 1 2 3 4, ठीक है, मिल गए 1 2 3 4, इसमें यहाँ भी 4 हाथ हो गए, ठीक है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, चारों हाथ उसके बुक होने चाहिए। अब एल्काइन के केस में CN नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ भी मान लीजिए 2 ही हैं, तो यहाँ पे H2N 2 × 2 4, 4 - 2 2, तो यहाँ इस केस में हाइड्रोजन हो जाएंगे 2। अब अगर आप ऐसे बनाओगे ना C2H2, तो देखो ये कोई ये कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, C2H2, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है चारों के साथ, मतलब इसके चारों हाथों पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, चारों हाथ इसके बुक होने चाहिए। तो अभी कितने हाथ इसके बुक है, एक ये 2, तो क्या करना है 3 4। अब इस कार्बन के भी 4 हाथ कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी 4 हाथ कंप्लीट हो गए, 4 हाथ कंप्लीट हो गए मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये इथेन हो गया, ये इथीन हो गया और ये इथाइन हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्कीन और एल्काइन। तो मीथेन तो सैचुरेटेड है, इथेन भी सैचुरेटेड है, बट इथीन जो है इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटानॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। जो ब्यूटानॉन है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, ब्यूटेन से हमें पता चल रहा है 4 कार्बन है, तो इस तरह से 4 कार्बन आप बना दीजिए, ठीक है। अब इसने कहा है इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटानोन के पास। तो ब्यूटेन तो हमें पता है, बट ये ONE जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O लगा है, और ये जो डबल बॉन्ड O लगा है ना, ये ना तो फर्स्ट कार्बन पे लगेगा ना ही लास्ट कार्बन पे लगेगा, या ये बीच वाले किसी भी कार्बन पे हो, तो इट मीन्स ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, देखो हाइड्रोजन तो आप इस तरह से बना दोगे, ठीक है, हाइड्रोजन इस तरह से आपको बनाने हैं। अब अगर मान लीजिए फिर से मैं 4 कार्बन ब्यूटेन की चेन बना दी, और अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अब जब फर्स्ट और लास्ट पे अगर डबल बॉन्ड O लगता है ना, तो जब भी फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो दोनों में डबल बॉन्ड O है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर बीच वाले किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, इट मींस वो कीटोन ग्रुप है, और अगर आखिरी वाले दोनों एंड पे, इस पे फर्स्ट पे या लास्ट पे इन कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो इट मींस वो एल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कीटोन। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, एनपेंटेन। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जितना सरफेस एरिया किसी का जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर पेंटेन की बात करें, नियो को छोड़ दो, अभी सिर्फ पेंटेन पे ध्यान दो। पेंटेन का मतलब है 6 कार्बन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन है। तो ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये एन पेंटेन है, और वहीं ये आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन। तो मैंने अभी आपको बताया, जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके पास तो 4 कार्बन है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, इसको आप काट दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एनपेंटेन। अब आपको बताना है कि तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितनी लंबी चेन होगी ना, वो उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इन तीनों में से अगर देखा जाए, अगर मैं एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, मैं हाइड्रोजन लगा नहीं रही हूँ, सिर्फ बॉन्ड बना के छोड़ रही हूँ। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे, ये स्ट्रक्चर हो गया एन पेंटेन का। सिंगल एक चेन है, तो इसका नाम हो गया एन पेंटेन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन की बात करूं, तो नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन में क्या डिफरेंस है। नियोपेंटेन का आइसोपेंटेन बताती हूँ। आइसो का मतलब है, जैसे ये 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। आइसो का मतलब है, मैंने 5 बना दी ना, आइसो का मतलब है एक कार्बन को यहां से हटाओ तो सारे हट गए, कोई बात नहीं। इस तरह से
1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ बना दो, एक कार्बन यहाँ बना दो। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसकी टेट्रावैलेंसी आपको पूरी करनी है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड आपको बनाने ही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब नेक्स्ट है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन पता क्या हो, किस तरह से बनेगा? नियोपेंटेन में आप क्या करोगे? आइसोपेंटेन में तो आपने क्या किया, 5 की जगह 4 ही कार्बन यहाँ बनाए, एक कार्बन को आपने यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ क्या करो, 3 कार्बन बनाओ, तीनों कार्बन के साथ तीन कार्बन बना दिया आपने। अब यहाँ पे 2 कार्बन और बनने हैं, तो 2 कार्बन यहाँ एज चेन की तरह लगा दीजिए। यहाँ पे 2 कार्बन आपने लगा दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा इसको हम कहेंगे नियोपेंटेन, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, आपने क्या किया, आपने एन पेंटेन में सीधी चेन बनाई, स्ट्रेट चेन। आइसोपेंटेन में एक कार्बन को उठा के आपने ऊपर जोड़ दिया, नियोपेंटेन में 2 कार्बन को उठा के आपने यहाँ पे ऊपर नीचे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका नियोपेंटेन का। अब इन तीनों में से एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में से आप देखिए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जो जितना ज्यादा एरिया घेरेगा, जितनी लंबी चेन होगी, उसका उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए एन पेंटेन, क्योंकि देखो एन पेंटेन का जो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसकी लंबी चेन है एज कम्पेयर टू नियो और आइसोपेंटेन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज एन पेंटेन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से उस कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझा दूंगी। प्लस इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर किसी को कहीं भी कुछ चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उस वीडियो को जरूर देखे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में? तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, किस तरह के कंपाउंड होते हैं? वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन कैसा कंपाउंड है? बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से C6H6, 6 कार्बन होते हैं इसमें, इस तरह से 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन भी इस तरह से 6 हाइड्रोजन होंगे। तो ये बन गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब ये जो बेंजीन है, सॉरी यहाँ पे ये जो बेंजीन है ना, ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? हक्कल रूल को फॉलो करता है। और हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल क्या है? 4n+2, मतलब इसके बाद जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है डबल बॉन्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड। तो बेंजीन में ना 6 डबल बॉन्ड होते हैं। इस तरह से एक डबल बॉन्ड बनाओ, इसको छोड़ो खाली, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, इसको खाली छोड़ो, यहाँ बॉन्ड बनाओ। या फिर आप यहाँ भी बना सकते हो, एक यहाँ बना के एक छोड़ो, यहाँ बना के एक छोड़ो, ठीक है। तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और ये जो बेंजीन है, ये किस रूल को फॉलो करता है? हक्कल रूल को। और वो क्या है हक्कल रूल? दैट इज 4n+2। मतलब इसमें जो n है ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने होंगे? 1। देखो इसमें, क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 डबल बॉन्ड है इसके पास। तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, जो क्या है 4n+2। और यहाँ पे n कितना है? नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सॉरी, वो है 1+2, 4 × 1 4 + 2 6। मतलब इसके पास जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है, टोटल डबल बॉन्ड है, वो 6 है, ठीक है। यही होता है हक्कल रूल। आपको जस्ट ये पूछा था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो एन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एन इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 4n+2, कितने होंगे? 1। तो वो इस रूल को फॉलो करता है, 4n+2 रूल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन मैं भी आपको पीछे समझा के आई हूँ स्टार्टिंग में कि कोवैलेंट बॉन्डिंग वो क्यों बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है? बिकॉज देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके सबसे बाहरी कक्ष में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। सेकंड है, इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4+। इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए, जो कि इसके पास नहीं है। थर्ड है, इट शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू शेयर इट्स ऑक्टेट। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है एज किसके? कोवैलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो A B C तीनों सही है, राइट आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज, जब ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं और घी बनाते हैं, तो किस तरह से करते हैं? तो जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है ना, हाइड्रोजनेशन है ना, वो होता है एडिशन रिएक्शन। और ये जो एडिशन रिएक्शन है ना, एक्चुअली एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है? सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही एडिशन रिएक्शन होगा। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसी में, जैसे एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, वहीं पे एडिशन रिएक्शन होगा। सैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन नहीं होता। सैचुरेटेड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो अब जब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हम करेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखो हमारे पास ना एक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि है इस तरह से डबल बॉन्ड, इस तरह से बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्कीन ग्रुप बना दो कोई, और यहाँ पे ये आपका कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये जो वेजिटेबल ऑयल है ना, आपको घी बनाना है, इससे वेजिटेबल घी बनाना है, तो आप क्या करोगे? इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे और क्या होगा? कौन सा कैटलिस्ट ऐड करोगे? निकल। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल क्या होगा? अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। आर आर ग्रुप तो यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बन चेन थी उसको इसी तरह लगा दो। तो हमने क्या देखा कि ये जो डबल बॉन्ड था, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड कार्बन में, जिसे हम वेजिटेबल घी कहते हैं। इसमें कौन सा कैटालिस्ट चाहिए? निकल। तो निकल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज, कार्बन जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है, तो क्यों बनाता है? बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल? जी नहीं। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड? ये भी रीजन नहीं है। बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन? कैटिनेशन होता है जो लंबी लंबी चेन बना रहा है ना कार्बन, उसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई वो लंबी लंबी चेन बना लेता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन? अब देखो कि इसमें से कौन सा जो है जिसके पास 2 एटम होंगे कार्बन के। मीथेन के पास तो एक होगा, इथेन के पास 2 होंगे, प्रोपेन के पास 3 कार्बन होंगे। आपसे पूछा है 2 एटम्स ऑफ कार्बन इथेन के पास है, और ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कार्बा इज टेट्रावैलेंट, कि कार्बा टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज ट्रू। कार्बन इजिली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, जो कि गलत है क्योंकि कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। थर्ड है कोवेलेंट बॉन्डिंग इज कॉमन इन कार्बन कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि कार्बन की जो श्रृंखला बनाने की क्षमता है उसे श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो चूज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। ये मैंने डबल लिख दिए ऑप्शंस। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज। जो कंसेक्यूटिव मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनके बीच का डिफरेंस कितने का होता है? देखो होमोलोगस सीरीज क्या है, जैसे मान लीजिए एल्केन है ना, तो एल्केन में जो फर्स्ट कंपाउंड है आपका वो है मीथेन। मीथेन के बाद है इथेन, इथेन के बाद है प्रोपेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मीथेन और इथेन के बीच का जो डिफरेंस है, या फिर इथेन और प्रोपेन के बीच का जो डिफरेंस है, वो होगा CH2 के बराबर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया CH2। देखो करके दिखाती हूँ। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इथेन का क्या होगा? इसने बोला है कि हर कंसेक्यूटिव मेंबर, इससे आगे वाला जो मेंबर है उसका जो डिफरेंस है ना, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा। तो इसका जो इथेन है, इथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है C2H6। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या CH2 का है क्या? एक कार्बन बढ़ा, इसके पास एक था, इसके पास 2 है, एक कार्बन बढ़ गया, और इसके बाद 4 हाइड्रोजन थे, इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने? 2 हाइड्रोजन और बढ़ गए। तो मतलब
ये कहना चाह रहा है कि जो उसके आगे वाला मेंबर होगा उनके बीच का डिफरेंस CH2 का होगा, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे आगे वाली सीरीज में। जैसे अगर मैं प्रोपेन की बात करूं तो इसमें 3 कार्बन होंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ 6 थे, 2 ऐड कर दिए, 8 हो गए। तो इस तरह से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हर कंसेक्यूटिव सीरीज में एड ऑन होता रहेगा। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अब है क्वेश्चन नंबर 11, और ये सेकंड नहीं, इसके बाद 2 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेनली अंडरगो। ये मैंने पीछे अभी बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो एडिशन रिएक्शन होगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो पहले से ही भरे हुए हैं, उनमें एडिशन नहीं होगा, उनमें क्या होगा, उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन। देखो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है मीथेन क्लोराइड, CH4Cl है हमारे पास, प्लस सॉरी CH4 है प्लस Cl2 है। एक मिनट, मीथेन प्लस क्लोरीन है। तो अब ये क्या करेगा, मीथेन प्लस क्लोरीन क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीथेन CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो क्लोरीन है ना, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, या फिर आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट कर देगा, खुद जुड़ जाएगा इसकी जगह। तो ये CH3 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहां से निकल के, देखो क्लोरीन जुड़ गया एक हाइड्रोजन की जगह, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, मतलब ये क्लोरीन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्लोरीन के पास चला गया, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड बन के आया वो आया CH3Cl और HCl। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, खुद जाके उसकी जगह पे जुड़ गया, और ये जो प्रोसेस है इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपका राइट आंसर हो गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेनली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। यस, क्वेश्चन नंबर 12 है वाई आर सोप्स इनअफेक्टिव इन हार्ड वाटर। जो सोप है ना वो इनअफेक्टिव क्यों होते हैं हार्ड वाटर में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हार्ड वाटर एक्चुअली होता क्या है। तो हार्ड वाटर, एक मिनट, हार्ड वाटर होता है जिसमें क्या है ना, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन मिक्स है, उस पानी को हम कहेंगे हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर जब सोप के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब सोप के साथ रिएक्ट होगा ना तो ये इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। इनसोल्यूबल होने के कारण ये क्या करेगा, स्कम बना देगा। स्कम होता है जो मैल होती है, इसको कहते हैं स्कम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट है ना हार्ड वाटर में, जब वो सोप में मिक्स हो जाए, सोप उसके साथ मिक्स होगा तो वो स्कम बना देंगे बिकॉज ऑफ दैट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। स्कम बनाने की वजह से जो झाग है वो झाग नहीं बन पाएगा, नो लेदर फॉर्मेशन, लेदर फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो उसके अलावा अगर सोप की जगह हम डिटर्जेंट ऐड करें तो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी लेदर बना देता है, बट जो सोप है वो हार्ड वाटर में लेदर नहीं बनाता, वो स्कम बना देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स। तो जो सोप इनफेक्ट इनअफेक्टिव है वो क्यों है, बिकॉज दे फॉर्म स्कम विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ मैल बना देता है और वो लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है। सोप इसलिए इनफेक्टिव होता है क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसके पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं और वो उसके साथ मिक्स होकर स्कम बना देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एंड उसके अलावा बीच में किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड प्लीज इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सीरियसली लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर बार इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके बीपीएससी में देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा लाइटली मत लेना, इसको थोड़ा सीरियस लेना। और एनसीईआरटी से पढ़ो, खुद से पढ़ो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से पढ़ो, पर चैप्टर करके जरूर जाना। और अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां मैंने पूरा चैप्टर ये करवा रखा है इजी फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और चलिए फिर 13th क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें पता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको ढूंढना है कौन सा सिंगल बॉन्ड वाला है इसमें, ठीक है। अब फर्स्ट है C2H2, तो C2 बना दो और H2 बना दो। तो क्या ये स्टेबल है क्या, देखो कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो पा रही है क्या, चारों हाथ इसके भूखे हैं क्या, इसके 2 ही हाथ भूखे बेचारे के। तो आप क्या करोगे, C2 बोला है उसने, तो C2 है मतलब
एक बॉन्ड और एक और बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई। अब इसके चारों हाथों में कोवलेंट, मतलब चारों इसकी जो हाथ हैं वो फुल हो गए, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया इसने। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये किसका एग्जांपल है? ये क्या है? ये क्या था? ये था एल्काइन। तो ये क्या है? C2H2 एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन में से कौन सा? इथाइन ग्रुप है। ये इथाइन है जो कि अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। उसके अलावा जो सेकंड है C2H4, इसको बनाओ C2H4 बना दो, एक H यहाँ, 2 H यहाँ बना दो, 2 H यहाँ बना दो। क्या ये स्टेबल कंपाउंड आपको लग रहा है? क्योंकि देखो कार्बन के तो 3 ही हाथ भरे हैं, चारों हाथ भरने हैं तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड बना दोगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये किसका एग्जाम्पल है? एल्कीन का। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? इथीन का, इथीन का है ना, डबल बॉन्ड है। और इथीन भी कैसा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। इथीन और इथाइन दोनों ही एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के मेंबर हैं। और एल्कीन और एल्काइन कैसे कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये भी आपका सैचुरेटेड नहीं है, ये भी अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट है C2H6, C2H6 बनाओ, 3 H यहाँ बना दो, 3 H यहाँ बना दो, ठीक है। तो C2H6 बन गया ये। और ये कैसा कंपाउंड है? सिंगल, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड है मतलब इस यहाँ पे। अब सिंगल बॉन्ड कहाँ होता है? सैचुरेटेड कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेन। क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन मतलब इथ, और सिंगल बॉन्ड है और एल्केन ग्रुप है तो एन, तो इसका नाम हो गया इथेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टोटल 13 क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये कार्बन एंड इस कंपाउंड के PYQ सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हम और इम्पोर्टेंट PYQs करेंगे। तो वो और PYQs और रिवीजन सेशन के लिए आप जुड़े रहिए रिशु साइंस एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे फोकस्ड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।